हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध इसके विषय में जानेंगे। इनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने बताया था कि पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ होती हैं, एक परिक्रमण गति और दूसरा घूर्णन गति। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम अभी बात करते हैं परिक्रमण गति। तो परिक्रमण गति किसे कहते हैं? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, इस गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये गति मतलब कितने दिनों में पूरी होती है, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। अब देखिए दोस्तों, इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह गति 1 वर्ष में पूरी होती है। मतलब इसका जो समय होता है वो कितना होता है? 1 वर्ष का लगता है। ठीक है। अब घूर्णन गति किसे कहते हैं? तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, इस गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस गति को मतलब पृथ्वी को अपनी अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को अपनी अक्ष पर घूमने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। इसे दैनिक गति भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसे पूर्ण होने में मतलब इस गति को पूर्ण होने में, या इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पृथ्वी को अपनी अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? 1 दिन का समय लगता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम ये देखिए परिक्रमण गति और घूर्णन गति। इसे हम थोड़ी डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे, इससे आपको ज़्यादा अच्छी समझ में आएगा। ये देखिए दोस्तों, ये है परिक्रमण गति। ये देखिए, इसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, सूर्य उसके केंद्र पर स्थित है। ये देखिए, आप तीर से समझ रहे हैं कि पृथ्वी किस दिशा में घूम रही है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है ना, इसी गति को दोस्तों परिक्रमण गति कहते हैं। अब आते हैं हम घूर्णन गति। ये देखिए, पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूम रही है। ये देखिए, नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल, और ये बीच में जो रेखा आप मतलब देख रहे हैं, विषुवत रेखा, जो इससे आप समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको क्लियर हो गया इस डायग्राम से कि परिक्रमण गति और घूर्णन गति क्या होती हैं, दोनों में क्या अंतर है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को। जी दोस्तों, ये प्रकाश चक्र, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश चक्र किसे कहते हैं। दोस्तों, प्रकाश चक्र एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है, काल्पनिक मतलब वास्तव में नहीं होती, सिर्फ वैज्ञानिक लोग अपनी गणना के लिए इसे कल्पना में लेते हैं। तो यह एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है। मतलब पृथ्वी के 2 भाग होते हैं, एक प्रकाशित जिसमें जो हमें दिखाई देता है, जिसमें प्रकाश सूर्य का पहुंचता है, और दूसरा अप्रकाशित जो सूर्य के पीछे होता है। एक सूर्य के सम्मुख होता है जिसे प्रकाशित भाग कहते हैं, और एक सूर्य के पीछे होता है जिसमें प्रकाश नहीं पहुंचता, उसे अप्रकाशित भाग कहते हैं। तो ये दोनों भागों को बांटती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश चक्र। अब आते हैं दोस्तों उपसौर और अपसौर। दोस्तों, उपसौर क्या कहलाते हैं? क्या होता है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में परिक्रमण करती है। इससे होता क्या है, कभी पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक आ जाती है तो कभी सबसे दूर चली जाती है। तो जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है या इस सबसे ज़्यादा पास होती है तो उसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों? उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति कब होती है? जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी वर्ड आपको लाल रंग में दिख रहे होंगे, इससे ये स्पष्ट होता है कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए। तो ऐसी स्थिति कब होती है? उपसौर की जो स्थिति है वो 3 जनवरी को होती है। ठीक है दोस्तों, इस स्थिति में होता क्या? जी हाँ दोस्तों, इस स्थिति में होता क्या है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा कम हो जाती है। मतलब उनके बीच में जितनी दूरियां भी होती हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जितनी भी परिक्रमा करती है मतलब जो 1 वर्ष का समय लगता है, उनके बीच में जितनी भी दूरियां होती हैं उनमें से सबसे कम दूरी होती है। वो कितनी होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर, या इसी को काउंटी के तौर पर 14.71 करोड़ किलोमीटर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमने बताया उपसौर और अपसौर। तो अपसौर क्या कहलाता है? उपसौर के जस्ट विपरीत होता है। जब पृथ्वी परिक्रमा करते हुए सूर्य के सबसे अधिकतम दूर होती है, सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी होती है, दूर पर स्थित होती है, मतलब परिक्रमा करते करते जब वह सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर पहुंच जाती है, उस स्थिति को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति कब होती? मतलब यह है, मतलब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर कब पहुंचती है, किस दिन पहुंचती है? तो ऐसी स्थिति कब होती है? 4 जुलाई की होती है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों याद रखिएगा, एक 3 जनवरी, एक 4 जुलाई। जा 3 और 4, 3 को उपसौर मतलब सबसे नज़दीक,
4 को अपसौर मतलब सबसे ज़्यादा दूर। इस स्थिति में होता क्या है, इस स्थिति में दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा हो जाती है, मतलब उन दोनों के बीच में जितनी भी दूरी है उनमें से सबसे ज़्यादा दूरी हो जाती है। कितनी होती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। मतलब इससे आप इन दोनों नीचे पॉइंटों से आपको एक चीज़ और मिल गया कि पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर, और अधिकतम दूरी कितनी होती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे थोड़ी डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे, इससे आपको ज़्यादा अच्छी समझ में आएगा। ये देखिए प्रकाश चक्र और अपसौर और उपसौर। तो प्रकाश चक्र का डायग्राम ये देखिए एक भाग पृथ्वी का प्रकाशित है और दूसरा भाग अंधेरे में है। तो बीच में जो रेखा जा रही है जो उन दोनों भागों को बांटती है, इसे क्या कहते हैं? इसी रेखा को प्रकाश चक्र कहते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये है दूसरा डायग्राम। ये देखिए सूर्य इसके सेंटर में स्थित है, दोनों ओर पृथ्वी है। ये लेफ्ट में देखिए आप, सूर्य के लेफ्ट में देखिए लिखा हुआ है ना, सूर्य के लेफ्ट में पृथ्वी का एक भाग है और घूमते घूमते पृथ्वी एक जुलाई में राइट साइड में है। तो लेफ्ट में देखिए जनवरी में, इन दोनों के बीच की दूरी देखिए, जो लेफ्ट में पृथ्वी है उन दोनों के बीच में दूरी देखिए 147.1 मिलियन किलोमीटर, मतलब वही है 14.71 करोड़ किलोमीटर। और राइट में देखिए इन दोनों के बीच की दूरी कब है, कितनी है? 15.21 करोड़ किलोमीटर, वही लिखा 152.1 मिलियन किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये देखिए जो राइट में है जुलाई में, मतलब सबसे दूर कब होता है? जो 4 जुलाई को सबसे दूरी पर होते हैं अपसौर की स्थिति, और 3 जनवरी लेफ्ट में कब होती है? ये उपसौर की स्थिति होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, एप्साइड रेखा। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछाता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछता भी है कि एप्साइड रेखा किसे कहते हैं। तो दोस्तों उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? एप्साइड रेखा कहते हैं। मतलब दोस्तों आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि पृथ्वी जब सूर्य के सबसे ज़्यादा दूर होती है और जब सूर्य से सबसे ज़्यादा पास होती है, तो उन दोनों को मिलाने वाली रेखा, मतलब उपसौर की स्थिति और अपसौर की स्थिति, दोनों को मिलाने वाली रेखा जो सूर्य के केंद्र से होकर जाती है, उसे क्या कहते हैं? एप्साइड रेखा कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों सौर दिवस कहते हैं, सौर दिवस किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि सौर दिवस किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, सूर्य स्थिर नहीं है, ये हम जानते हैं। सूर्य अपनी अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक जब सूर्य को स्थिर मानकर पृथ्वी उसके चारों ओर, सूर्य को स्थिर मान लेते हैं और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो सूर्य के चारों ओर वह कितनी में मतलब परिक्रमा कितने दिनों में कर पाती है? सूर्य के चारों जो परिक्रमा की गणना है वो दिनों में जब की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? सौर दिवस कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आप डायग्राम में से समझ सकते हैं एप्साइड रेखा को। देखिए जो एक स्थिति है वो अपसौरिक है और दो स्थिति पर पृथ्वी क्या है? उपसौरिक में। दो स्थिति में पृथ्वी पास पर है और एक स्थिति में पृथ्वी दूर पर है, और 3 स्थिति में आप मान लीजिए कि सूर्य है। 3 स्थिति क्या है? सूर्य है। तो देखिए ये सूर्य मतलब परिक्रमा कर रही है ना, तो जब जो ये तीर से रेखा दर्शाई हुई है, तो 1 और 2 मतलब उपसौर की स्थिति और अपसौर की स्थिति को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा एप्साइड रेखा कहलाती है, जो कि पृथ्वी के केंद्र से होकर जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्तों पहुंचते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर कि जी हाँ दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपने दिमाग पर बैठा लीजिए कि एक अंश, कोष्टक में डिग्री लिखा हुआ वही अंश है, एक अंश बराबर 60 मिनट। दोस्तों इसे आप ऐसे याद कर लीजिए कि 1 घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट। ये तो आपको याद ही होगा ना, 1 घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट। तो अंश को आप मिनट के रूप में देखिए, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, मतलब एक अंश बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। यह तो आपको याद ही होगा। अंश इसे डिग्री, मिनट, ऊपर एक हल्का सा मार्क और सेकंड में डबल मार्क। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम अक्षांश और देशांतर कि अक्षांश क्या कहलाते हैं और देशांतर क्या कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अक्षांश ये क्या होते हैं? विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त आप दोस्तों ऐसे समझ लीजिए कि विषुवत वृत्त वो कहलाती है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। तो आप समझ गए होंगे कि विषुवत वृत्त क्या है। इसको 2 भागों में काट, मतलब पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है, एक ऊपर और एक नीचे। तो विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण में स्थित, मतलब ऊपर या नीचे स्थित, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी। क्या दोस्तों? किसी स्थान की कोणीय दूरी। क्या होता है? वैज्ञानिक जब पृथ्वी से मतलब दूरी की गणना करते हैं, तो जब मतलब
आप ऐसे समझ लीजिए जैसे अगर हमको यहाँ से कहीं जाना है तो हम उसको किलोमीटर की दूरी में गणना करेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई सैटेलाइट ऊपर है और पृथ्वी की दूरी की गणना करनी है कि समुद्र से जल कितनी मतलब एक समुद्र से मान लीजिए हिंद महासागर से अमेरिका कितनी दूरी पर स्थित है, तो वही इसे अंश से मतलब इसकी दूरी किससे निकालते हैं, अंश से निकाल लेते हैं कि एक अंश दूर पर है, 2 अंश दूर पर है, तो इससे उनको पता चल जाता है कि कितनी किलोमीटर की दूरी पर है। तो आइए दोस्तों कि विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी, क्या कोणीय दूरी वही अंश के रूप में ज्ञात करना, 1 अंश, 2 अंश, 4 अंश, 27 अंश, 28 अंश, है ना। तो उसे कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह कोण पृथ्वी के केंद्र से बनता है, पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। ये कोण कहाँ पर बनता है दोस्तों, यह कोण जो होता है अक्षांश, जो मतलब ये कोण बनता है जिसे अक्षांश कहते हैं, ये कहाँ पर बनता है, पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। किसी भी अक्षांश का कोण 90 अंश से अधिक नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी अक्षांश का कोण 90 अंश से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब अधिकतम कितना होगा 90 और न्यूनतम कितना होगा 0। मतलब जो कोण होगा वो 0 और 90 के बीच में ही होगा। अगर वो 90 के ऊपर जाता है तो फिर वो उल्टा लौटने लगे, जैसे 90 के बाद फिर 89, फिर 88, फिर 87 और फिर धीरे नीचे गिरते गिरते फिर 0। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। अब देखिए, जी हाँ दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। दोस्तों 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। क्यों, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अक्षांश जो होती हैं वो एक समान दूरी पर स्थित होती हैं, बराबर बराबर दूरी पर स्थित होती हैं, इसलिए उनके बीच की दूरी कितनी होती है 111 किलोमीटर होती है। अब आते हैं हम दोस्तों देशांतर पर, जो इसके विपरीत है कि देशांतर क्या कहलाते हैं। अक्षांश हम जान चुके, अब हम जानते हैं देशांतर। तो देखिए दोस्तों, अक्षांश क्या है, जो विषुवत रेखा के मतलब विषुवत रेखा से जो कोण बनता है किसी स्थान पर, जो कोण बनता है ऊपर या नीचे की ओर, उत्तर या दक्षिण की ओर, उसे अक्षांश कहते हैं। लेकिन देशांतर किसे कहते हैं, तो दोस्तों देशांतर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, उत्तर ध्रुव कहाँ है पृथ्वी के ऊपर की ओर और दक्षिण ध्रुव कहाँ है नीचे की ओर, तो उत्तर और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे देशांतर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये रेखाएं ध्रुवों पर एक बिंदु पर मिलती हैं। जी है दोस्तों, क्या होता है देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये रेखाएं जो विषुवत वृत्त होता है, मतलब पृथ्वी के सेंटर पर इनकी दूरी सबसे ज़्यादा होती है। जो देशांतर रेखाएं होती हैं इनकी दूरी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन ये जैसे जैसे केंद्र की ओर जाती हैं इनकी दूरी कम होती जाती है और अंत में ये एक बिंदु पर मिलती जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके समझ में आ गया होगा। इनके बीच की दूरी विषुवत वृत्त की ओर बढ़ती जी है दोस्तों। अभी मैंने इसी के विपरीत चीज़ समझाई है कि इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि केंद्र की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं की दूरी कम होती जाती है और विषुवत की ओर आने पर इनकी जो दूरी है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है दोस्तों, इनकी अधिकतम दूरी मतलब देखिए दोस्तों, मैंने समझाया है कि विषुवत जो वृत्त होता है, जो विषुवत रेखा होती है, इनके पास देशांतर जो रेखा होती है उनकी दूरी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएं तो इनकी दूरी क्या होती जाती है, क्रमशः कम। मतलब विषुवत वृत्त पर इनकी दूरी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो वो दूरी कितनी होती है दोस्तों, 111.32 किलोमीटर। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर पूछता है कि देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है तो 111.32 किलोमीटर, और अगर पूछता है कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है 111 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब हम पहुँचते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए दोस्तों, अक्षांश और देशांतर इन्हें हम थोड़ी डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है दोस्तों, डायग्राम से हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, आप लेफ्ट में अक्षांश और राइट में देशांतर को समझ सकते हैं। जो ये पृथ्वी का ग्लोब बना हुआ है, इसमें आप लेफ्ट में देखिए तो जो डॉटेड है, जो समतल रूप में जो डॉटेड निशान जो बने हुए लाइन की, ये क्या है, अक्षांश रेखा है। ठीक है, और राइट में जो ध्रुव को जो मिला रही है, जो एक लंबवत रेखा है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, देशांतर। जिसके नीचे लिखा हुआ है प्राइम मेरिडियन, ये क्या है, देशांतर रेखा है। और जिसके पास लिखा हुआ है इक्वेटर, ये क्या है, अक्षांश रेखा है। ये देशांतर है जो राइट में है और जो लेफ्ट में वो अक्षांश रेखा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सूर्य निहारिका के केंद्र के चारों ओर 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से परिक्रमा करता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने ये आपको बताया था कि सूर्य निहारिका के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से परिक्रमा करता है। उसी तरह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, सूर्य निहारिका के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है 250 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से, लेकिन पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से परिक्रमा करती है।
अब देखिए दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि 0 अक्षांश और 0 देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती है। जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए आप एक डायग्राम अपने दिमाग में बैठाइए। आपने 9th 11th 12th इनमें आपने फंक्शन पढ़े होंगे, जिन्हें इंग्लिश में फंक्शन भी कहते हैं, फलन। उसमें आप जब डायग्राम उसका बनाते हैं कि 0 0 0 1 0 2, तो कैसे बनाते हैं? आप 2 लाइन खींचते हैं, एक ऊपर से नीचे की ओर और एक लेफ्ट से राइट की ओर। तो ऊपर y, नीचे y डैश, लेफ्ट में x डैश और राइट में x। ठीक है दोस्तों, तो जो 2 रेखाएं जो एक दूसरे को आपस में काटती हैं, जो y डैश है और x डैश है, जो आपस में एक दूसरे को काटती हैं, जिसे हम 0 0 भी कहते हैं, वही स्थिति 0 अक्षांश और 0 देशांतर। अगर हम पृथ्वी पर देखें कि 0 अंश और 0 देशांतर, मतलब वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, जहाँ उनके बीच का कोण 0 0 होता है, तो कहाँ पर होता है दोस्तों? अटलांटिक महासागर में होता है। अब दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि 1 डिग्री की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। दोस्तों, 1 डिग्री 1 अंश की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इसे अभी हम थोड़ी सवाल से समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम इसको 2 मिनट इसको समझने की कोशिश करते हैं कि 1 सेकंड की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट क्यों लगते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। फिर हम वो जो 4 मिनट वाला है कि एक अंश तय करने में उसको 4 मिनट लगता है, इसको हम समझते हैं। उससे पहले थोड़ी हम जो हमारा चौथा पॉइंट है इसको हम देख लेते हैं, इस पर गौर कर लेते हैं कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। दोस्तों, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो दो देशांतर रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो उनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं अपने जो हमने बताया था कि 1 अंश मतलब 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना लगता है? 4 मिनट लगता है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। कितने मतलब पूरा चक्कर करने में उसको कितना समय लगता है? 24 घंटे लगते हैं। एक चक्कर पूरा कैसे? मतलब वह अपने अक्ष पर 360 अंश पूरा घूम जाती है। इसको मैं आपको ऐसे समझाऊं दोस्तों कि मान लीजिए आप पूर्व दिशा में मुँह करके खड़े हुए हैं। अब मैं आपको बोलूँ कि तुम घूमो, तो आप पूरा घूमना शुरू किए। तो पहले आप पूर्व से उत्तर गए, फिर पश्चिम गए, फिर दक्षिण गए, फिर वापस पूर्व की ओर घूम गए। तो आपको लगा ना पूरा 360 अंश। इसी तरह जब पृथ्वी अपनी अक्ष पर पूरा घूम जाती है तो उसे भी 360 अंश कहते हैं, और ये घूमने में उसे कितना लगता है? 24 घंटा लगता है। अब थोड़ी दोस्तों राइट में जाते हैं। राइट में ये जो स्टार लगा हुआ है इसका ये है कि 1 घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट। तो 24 घंटा बराबर कितना हो जाएगा? 24 गुणे 60 बराबर 1440 मिनट। अब वापस दोस्तों लेफ्ट में आते हैं तो 360 अंश बराबर क्या हो जाएगा? 24 घंटे की जगह क्या लिख दीजिए आप? 1440 मिनट, 1440 मिनट। तो 1 अंश बराबर दोस्तों, हमको 1 अंश का मान चाहिए। तो ये मतलब कि पृथ्वी को, ये तो 360 अंश है कि 360 अंश घूमने के लिए पृथ्वी को 1440 मिनट लगते हैं। अपन को क्या चाहिए कि 1 अंश घूमने को मतलब 1 अंश घूमने के लिए पृथ्वी को कितना समय लगता है। तो 1 अंश बराबर कितना हो जाएगा? 1440 बटे या अपॉन 360। तो कितना आ जाएगा? 1 अंश बराबर 4 मिनट। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि 1 अंश घूमने के लिए पृथ्वी को 4 मिनट क्यों लगते हैं। इसके आगे टॉपिकों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका हमारा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।